सो दोस्तों, अब अपने जिस चैप्टर का बात करने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। क्या बात कर रहे हो सर आप, वेक्टर्स इजी चैप्टर है? एब्सोल्युटली यस सर। आपका बोलने का मतलब ये है कि इतने सारे इजी चैप्टर्स हम लोगों ने किए हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग के सम्स किए हैं, आप बोल रहे हो कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग से भी इजी है? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। बस ये चैप्टर आपसे दो चीजें डिमांड करता है। ये चैप्टर आपसे सिर्फ दो चीजें डिमांड करता है सर। नंबर वन, कि आपके पास क्लास 11 3D ज्योमेट्री का नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि 3D ज्योमेट्री का बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो, ऑब्वियसली नॉट। बेसिक नॉलेज हो आप लोगों के पास 3D ज्योमेट्री का, आपको पता हो कि क्या होता है 3D ज्योमेट्री, है ना, जहां पे 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई और जेड, करेक्ट, आपको ये पता हो, नंबर वन। एंड दोस्तों नंबर टू, जो ये चैप्टर आपसे डिमांड करता है वो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जो इस चैप्टर को कंसेप्चुअली समझ रहा है ना, खत्म है उसके लिए ये चैप्टर। जब मैं ये चैप्टर आप लोगों को करवा रहा हूँ तो एक सर्टेन टाइम इस चैप्टर में होने वाला है कि मेरा एक लार्जर टाइम पीरियड आपको सम्स करवाने में नहीं जा रहा हो रहा है, बिकॉज सम्स करने में, इसके सम्स सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। मेरा ज्यादा टाइम जा रहा होगा आपको सम से रिलेटेड कंसेप्ट समझाने में, और अपने को इसी स्पिरिट से इस चैप्टर को आगे लेकर बढ़ना है, राइट? जी हाँ सर, बिल्कुल सर, आपकी बात समझ में आती है। तो ठीक है दोस्तों, ये है बेसिक इंट्रो टू वेक्टर्स। अच्छा सर, एक और बात बता दो हमें इस चैप्टर के बारे में कि सर ये कितने मार्क्स का आएगा, राइट? दोस्तों इसका जो मार्क्स कवरेज है अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज राउंड अबाउट 5 to 6 मार्क्स। कितना? 5 to 6 मार्क्स। जैसा मैंने आप लोगों को एलपीपी में कहा कि सर एलपीपी में जो होता है एक तरीके से थ्रो अवे है। थ्रो अवे में मतलब जो मार्क्स है एलपीपी का 5 से 6 नंबर, वो तो टीचर आप लोगों को लुटा रहा है, बिकॉज इट्स सच एन इजी चैप्टर, राइट? और वही मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं इस चैप्टर के बारे में कि सुनते चलिए, चैप्टर खत्म है, इसका कवरेज भी 5 से 6 नंबर का है। सर ये बात तय है क्या कि 5 से 6 नंबर का आएगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली यस। तो ठीक है, ये तो था कुछ बेसिक बातें जो दोस्तों मेरे को आपसे करनी थी, राइट? सो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर्स के बारे में बात करना। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो स्टूडेंट साइंस से है, जो स्टूडेंट साइंस से है या जो लोग साइंस पढ़ते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स ज्यादा पता है, बट अगर आप लोग में से जो कॉमर्स में है उसको परेशान होने का कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी नॉलेज आपको चाहिएगा इस चैप्टर को करने के लिए, वो मैं हूं ना इंपार्ट करने के लिए आपको, ठीक है? ओके, तो सर बताइए फिर आप हम लोगों को वेक्टर्स के बारे में। दोस्तों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मैं बोल रहा हूं आपको मास, स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपने यूनिट्स यूज करते हैं, करेक्ट? हाँ सर, यूनिट्स अपने यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि ये जो यूनिट्स आप यूज कर रहे हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फिर से सुनिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूनिट्स यूज करते हो, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम, राइट, एम्पेयर, जूल, कूलम, ऐसे करके बहुत सारे यूनिट्स आप यूज करते हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों केवल इतना सा बात बता दूं कि ये जितने भी आप यूनिट्स यूज कर रहे हो, लिसन वेरी केयरफुली, हाँ, ये जितने भी यूनिट्स आप यूज कर रहे हो इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं लिखूंगा, आपको अभी खाली सुनना है। तो वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है दोस्तों वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मिस्टर ए इज लेट्स से ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मिस्टर ए इज ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 2 स्टेटमेंट में दे रहा हूं, ये है पहला स्टेटमेंट। मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, मिस्टर ए इज ड्राइविंग हिज कार एट 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। 2 स्टेटमेंट दिया मैंने आपको। दोनों स्टेटमेंट्स में क्या फर्क नजर आया? सर कोई फर्क नहीं, दोनों में 60 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन एक स्टूडेंट आप लोग में से बिल्कुल सही पकड़ा। वो बोलता है कि सर 60 किलोमीटर पर आवर तो ठीक है, पर आपके दूसरे स्टेटमेंट में आपने स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताया। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यही 2 कैटेगरीज है, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी वो यूनिट्स है जो हम लोगों को केवल मैग्नीट्यूड,
मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताती है कंपोनेंट का, उसके डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। जो मेरा पहला स्टेटमेंट था वो स्पीड बता रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी आपको दोनों चीजें बताता है, मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये आपको ये भी बताया ड्यू नॉर्थ मतलब डायरेक्शन भी। करेक्ट। तो दोस्तों ये जो दूसरा स्टेटमेंट था दैट वाज एसोसिएटेड विथ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर जो मैंने आप लोगों को बात बताया वो मैं अपने एक बार नोट डाउन करते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, है ना। हाँ सर, एनी फिजिकल क्वांटिटी, देखो जो मैंने बताया वही मैं लिख रहा हूं, हाँ, एनी फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग अग्री करोगे, इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। जी हाँ सर, इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स दोस्तों दो कैटेगरीज में अपने बांट सकते हैं। दिस यूनिट्स कैन बी स्केलर यूनिट्स, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स इट कैन बी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, जब मैं बात ही कर रहा हूं आप लोगों से स्केलर और वेक्टर का, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक टर्म यूज किया था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू। सर फिर से बोलो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल करंट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 20 एम्पेयर, AMPERE, वो करंट का ऐसा यूनिट है, करंट को मेजर करने के काम आता है। खैर उसको साइड में रखते हैं, आप लोग सुनो। तो दोस्तों जब मैं बोल रहा हूं कि करंट इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 20, स्पीड मैं क्या बोल रहा हूं, करंट इज फ्लोइंग एट 20 एम्पेयर या देयर इज 20 एम्पेयर करंट इन दिस सर्किट। तो जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं आपको यूनिट बता रहा हूं 20 एम्पेयर। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो 20 मैंने यूज किया इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। राम का वेट, राम्स वेट इज लेट्स से 60 kg। तो जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि राम्स वेट इज 60 kg, मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूं आपको, दैट इज मैग्नीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। और स्केलर क्वांटिटी की बात अगर मैं आपको बताऊं तो स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड के बारे में आपसे बात करता है, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर अपने बात करें तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताता है, आई मीन न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में भी बताता है। करेक्ट सर? जी हाँ बिल्कुल सर, करेक्ट है। और दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं तो दूसरी बात ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। सो यू गेट बोथ द नॉलेज फ्रॉम दिस। करेक्ट? जी हाँ सर, करेक्ट। अब दोस्तों सर हम लोगों को कैसे पता, इतने सारे यूनिट्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो सर हम लोगों को कैसे पता कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है? मैं बोला यार बात तो आपका लॉजिकल है, आपको कैसे पता होगा कि कौन कौन सा स्केलर और कौन कौन सा वेक्टर है? तो इसको हेल्प करने के लिए, इसको एसोसिएट करने के लिए मैं आपको एक लिस्ट बनवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट है, बट जहां जहां अपने लोग को लगेगा कि यार और आइटम्स ऐड करना है, अपने ऐड करते जाएंगे। लेकिन एक बात बताना सर, आप हम लोगों को ये जो लिस्ट बनवा रहे हो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का, क्या ये हम लोगों को याद रखना है? एब्सोल्युटली यस। क्यों? क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब आप लोग अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज ही इससे रिलेटेड है कि भैया पहचानो स्केलर कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये 1 या 2 नंबर भी अपने क्यों खोए, ठीक है ना? अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ज्यादा पॉजिटिव अपने मार्क्स के लिए होना है अपने को, समझ रहे हो? बाकी सब जो जाएगा वो वापस आ जाएगा, मार्क्स गया तो नहीं आएगा सर उस टर्म में, स्पेशली बोर्ड्स में, समझ रहे हो? ठीक है, ये कोट ऑफ द डे था। ओके, तो अब आइए लिस्ट बनाते हैं, आइए अब अपने लिस्ट बनाते हैं। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी का लिस्ट, और ये हो गया दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी का लिस्ट। करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। सुनिएगा दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं आपको बताऊं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो देखो स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आइटम्स आते हैं सुन लीजिए प्लीज आप लोग। स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना? लेकिन आप लोग वैसे ही डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ये लिस्ट अपने लोग इस पेज को छोड़ देंगे और अपने इस लिस्ट को अपडेट करते जाएंगे। करेक्ट? जी हाँ सर बिल्कुल। तो स्पीड, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना? एनर्जी, पावर, सर ये सब स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है ना सर? और बताइए, टेम्परेचर अगेन स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम ये भी स्केलर क्वांटिटी है सर, ठीक है ना?
ओके, हाँ सर समझ में आ रहा है। और बताइए सर आप, अगर दोस्तों अपने बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज के भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा रहा हूं। अच्छा, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें अपडेट्स आएंगे, ठीक है ना। ओके सर, तो बताइए सर आप, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। और बताइए सर आप, डिस्प्लेसमेंट, वेट, क्योंकि ये लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में बात करता है। फोर्स, मोमेंटम, करंट, acceleration, all these my dear friends is what, all these my dear friends is vector quantity। और भी हो सकते हैं, बट मैं आप लोगों को केवल अभी इतना बता रहा हूं। ये मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों फुल्ली एंड फेयरली कि सर ये आपके एग्जामिनेशन का बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते सर आप, ठीक है ना। तो ये था सर बेसिक्स ऑन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, कि क्या है स्केलर क्वांटिटी और क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी केवल, बार बार बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बात करता है, ठीक है। जी हाँ सर, बिल्कुल सर। अब हम लोग इस चैप्टर में, ये लास्ट टाइम था जब मैंने आपको स्केलर वर्ड यूज कर करके बार बार बताया, क्योंकि अब अपने लोग स्ट्रेट अवे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वेक्टर्स है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में सर बात करेंगे। तो अभी अपने लोग दोस्तों समझेंगे कि ये वेक्टर को लिखते कैसे हैं, हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो तो आप समझ गए, अब अपने लोग वेक्टर के बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो सर अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। देखो, एक इनिशियल पॉइंट यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, करेक्ट, और एक फिनिशिंग पॉइंट होगा, करेक्ट। जी हाँ सर, मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होगा, राइट। मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट है ए, जहां से स्टार्ट हो रहा है कारवां, और ये इस तरफ जा रहा है और बी पे खत्म हो रहा है। तो दोस्तों ये जो वेक्टर है इसको लिखने का तरीका दो है, ये जो वेक्टर है इसको लिखने का तरीका दो है दोस्तों। सर तरीका नंबर वन ये है, तरीका नंबर वन ये है, ए बी, और फिर ये डायरेक्शन ही आपको देना पड़ेगा। आई से अगेन, ये डायरेक्शन ही आपको देना पड़ेगा, बिकॉज वेक्टर उसी तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये एक आप चीज और कर सकते हो कि ये पूरा ए बी को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसको आप चाहो तो इसको ए और इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। दिस विल ऑल्सो इंडिकेट व्हाट, दिस विल ऑल्सो इंडिकेट वेक्टर ए बी, दिस विल ऑल्सो इंडिकेट वेक्टर ए बी। अच्छा, जी हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आया। ओके, ये लेकिन अभी सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात हो रहा है। अच्छा सर, मान लीजिए इस वेक्टर का अपने लोग को मैग्नीट्यूड भी निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड भी निकालना है। इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या दोस्तों अपने को वो भी निकालना है, करेक्ट। जी हाँ सर, निकालना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इस वेक्टर का आप लोगों को मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू भी निकालना है, तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। तो इसको लिखने का स्टाइल क्या है फिर इसके अंदर? सर इसको तो मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब इसको आप लोग बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इसको लिखने का स्टाइल ये है, क्योंकि आप लोग टर्मिनोलॉजीज नहीं समझेंगे तो सर कुछ नहीं होने वाला है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ओके सर, हाँ बात तो आपका समझ में आ रहा है। इसको अपने क्या बोल रहे हैं सर? इसको अपने बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ओके जी हाँ सर। अब सर थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाइए ना प्लीज। मैं बोला ठीक है, ओके। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं कि ये एब्सोल्यूट साइन में रहेगा। अच्छा ओके सर। सर एक बात और, क्या इसका लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है? ऑब्वियसली किसी भी चीज का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? व्हाट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग? समहाउ अ लेंथ, राइट। एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे, इट कांट बी नेगेटिव सर, सॉरी। तो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, करेक्ट है। जी हाँ बिल्कुल। पर ये जो साइन है मॉड्यूलस का, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, करेक्ट। जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, फिर आइए एक दो तो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। सर जो बेसिक क्वेश्चन आप करवाओगे वो भी आता है एग्जाम में? हाँ, 2 या 3 नंबर का आता है। धीरे धीरे एलिवेट करेंगे ना दोस्तों। इसको बोलते हैं अपने लोग पोजीशन ऑफ अ वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, जैसा भी आपको इसको बोलना हो आप लोग बोलिए इसको, ठीक है ना। अब मान लीजिए
मैं आप लोगों के सामने एक प्रेजेंट कर रहा हूं एक एक्स वाई जेड एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा मैंने टोन क्या यूज किया, एक्स वाई जेड एक्सिस, और आप लोग को समझ में आ रहा होगा 3D में 3 एक्सिस मानते हैं अपने लोग, हाँ सर याद आया। तो देखो ये अपने लोग का वाई एक्सिस हो गया मान लो, ये आप लोग मान लो हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये मान लो आप लोग हमारा जेड एक्सिस हो गया, करेक्ट, ठीक है, समझिएगा बेसिक बातें हैं आप समझिएगा। तो दोस्तों सिंपल बात ये है, ये y लिख दिया मैं यहाँ पे, ये x लिख दिया मैं यहाँ पे, और ये z लिख दिया मैं यहाँ पे। अब बेसिक बात दोस्तों ये है ना कि मान लीजिए इस स्पेस में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट P पर, और ये ओरिजिन आप लोगों को पता है। तो दोस्तों ये ओरिजिन जो है ये 0,0,0 है, x, y, z होता है, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, जी हाँ बिल्कुल सर है पॉइंट P। मैं आप लोग को बता दूं, अच्छा ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि पॉइंट P के व्हाट शुड आई से, जैसे फॉर एग्जांपल 2x, 3y, 7z है, तो मेरा समझाने का मतलब है ये जो 2, 3 और 7 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये एक्स वाई जेड है मान लीजिए, ये एक्स वाई जेड है मान लीजिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज इनका। अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि ये ओपी मैग्नीट्यूड का क्या है, ओपी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एरो भी बना रहा हूं। कोई आपसे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी पूछे, याद रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट ओ ही होना चाहिए, मतलब ओरिजिन ही होना चाहिए। तो उस केस में दोस्तों द फॉर्मूला इज व्हाट, और इस पर ही अपने सम करने वाले हैं। फॉर्मूला मतलब मैग्नीट्यूड इज व्हाट सर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे, और जो कि सही भी है, आप लोग बोलोगे कि, और जो कि सही भी है कि सर ये बहुत बात बेसिक समझ में आया, बहुत बेहतर समझ में नहीं आया। मैं बोला पेशेंस, रुकिए सुनिएगा। अभी मैं पूछूंगा अपने आप से, अब आप लोग को सब समझ आया क्या, तब आप लोग बोलना यस और नो। अभी सुनते चलिए आप, मैं हर चीज को कनेक्ट कर रहा हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और फिर उसके बारे में बात करते हैं अपने लोग, है ना। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक, है ना। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, 3 वेक्टर दिए हुए हैं। एक हम लोग को बोला गया वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। सर सवाल ये है कि ये के का क्या मतलब है। मैं बोला जवाब आपको मिल जाएगा, ये कैप का क्या मीनिंग है। कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, यूनिट वैल्यू को। खैर मैं इस बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, अभी के लिए आप लोग एक बार इसको भूल के चलें, क्योंकि मेरे को आपको कुछ समझाना है, ठीक है ना। ये कैप का क्या मीनिंग है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी बाकी है, अभी खाली सम्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपको एक बेसिक्स फिल करवाने का कोशिश चल रहा है। 3 वेक्टर है, ये है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर है 3k, करेक्ट। ये तीसरा वेक्टर है, मतलब ये दूसरा है, और एक तीसरा वेक्टर है, ये देखिए। तो दोस्तों मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट जो है, ये 3 अलग अलग वेक्टर्स है बाय द वे। आपको बोला गया कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, ये जो आई जे के है ना, उसके बगल में उसका कोएफिशिएंट्स आपको देखना है, दैट इज द रियल वैल्यू। इसका मतलब अगर आपको कोई बोले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालने को, तो सर वो क्या होगा। सर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन तो दिया हुआ नहीं है, आप मान के चलिए कि रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से ही आपको कैलकुलेट करना है। तो सर व्हाट विल बी द फॉर्मूला, आई के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सेम विद जे, सेम विद के। अच्छा तो यानी कि रूट ओवर 3, क्योंकि 1 + 1 + 1। ओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, हाँ अगेन सेम चीज, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, सेम चीज, यानी कि 4 और 49, 53 और 9 यानी कि 62। सॉल्व कर लीजिए अब अपना। सिमिलरली वेक्टर सी का जो है सर, वो भी सेम लॉजिक है कि सर 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/√3 का स्क्वायर फिर 1/3, और फिर इसका -1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3। तो 3/3 यानी कि रूट ओवर 1 यानी कि 1। सीधी बात, नो बकवास। ये हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, √3, √62 और 1। ये है मैग्नीट्यूड, मतलब ये है उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन जो बेसिकली अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। हाँ इसका और गहराई है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं समझाया अभी। जैसे गहराई का मतलब, ये जो कैप है, ये जो मैंने ऐसे ट्रायंगुलर कैप दिया, इसका क्या मतलब है।
यूनिट वेक्टर में ये यूज करते हैं, तो मैं जब टाइप्स ऑफ वेक्टर बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको कहा सर उतना क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा। कम ऑन दोस्तों, दोस्तों फटाफट सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए जोश में, तब अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। यस सर। सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए फटाफट। यस सर, क्लियर है, गुड। चलिए ठीक है, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर क्लियर है, तो ठीक है क्लियर है, ओके। अब आप लोग सुनिएगा, थोड़ा सा और गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। आप लोग सुनिएगा, आप लोग सब सुनिएगा। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, एक कंसेप्ट है, एंड सर व्हाट इज दैट कंसेप्ट जिसके बारे में आप हमें बता रहे हो? मैं बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों एक कंसेप्ट के बारे में, जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सर आप ही बताइए। दोस्तों अपने लोग जिस कंसेप्ट में अब जाने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस कंसेप्ट को अपने लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो बात का बात है। ये ट्रायंगल लॉ क्या है मैं आपको समझा दूं, ये ट्रायंगल लॉ क्या है मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना? जी हाँ सर बताइए। देखिए ये ए से बी तक आप जा रहे हो, ठीक है ना? मैं एरो के साथ बता रहा हूं। याद रखना वेक्टर्स में एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेक्टर का पूरा लॉजिक ये है कि वो डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है। अब अगर आप उससे वही छीन लोगे तो खत्म है बात फिर। हाँ सर बात तो ठीक कहते हैं। तो खैर जो भी है, मैं आपको यही बता रहा था कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। परफेक्ट, जी हाँ परफेक्ट सर। मैं वापस से आप लोगों को एक बात और कह रहा हूं कि मान लीजिए अब आप पॉइंट बी से सी की तरफ जा रहे हो। सुनिएगा, हाँ सर सुनिएगा, एक ट्रायंगल लॉ है जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, करेक्ट? अगर आप लोगों को कुछ कुछ बात पाइथागोरस का याद आ रहा है, तो एक और कंसेप्ट था, हालांकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, बट आप लोग ये सोचिए कि एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। आप देखिए ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, और ये आपका फाइनल पोजीशन था। बचपन में टीचर फिजिक्स में सिखाई थी कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उसको अपने डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या आप लोग अग्री करते हो कि मैं डिस्प्लेसमेंट इसको बोल सकता हूं, ए से सी को? हाँ सर बोल सकते हो, हाँ सर बोल सकते हो। तो दोस्तों ट्रायंगल लॉ हमारा क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ हमारा यही बोलता है, लिसन वेरी केयरफुली, हाँ सर, ट्रायंगल लॉ हमारा यही बोलता है कि सर सीधी सी बात है, ए बी डैश प्लस बी सी डैश is equals to AC dash. It represents what? It represents displacement. What does it represent, my dear friends? It represents displacement. Correct? जी हाँ सर करेक्ट। समझिए ना क्यों? क्योंकि A से B गया, B से C गया, तो पहुंचा कहां? C पहुंचा, और मैं बोल रहा हूं सीधा A से C गया। इस वजह से बोला जाता है कि AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल्स टू वेक्टर AC। तो सर एक बात और है कि क्या इतना ही है ट्रायंगल लॉ? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अब आप लोग ट्रायंगल लॉ को और बेहतर समझिए। सुनिएगा सुनिएगा, मैं आप लोगों से एक दो बातें पूछ रहा हूं, ये ट्रायंगल लॉ से निकल के फिर अपने लोग ये बाकी का ट्रायंगल लॉ को भी भरेंगे। मतलब कुछ और भी मेरे को लिखना है यहां पर, जो मैं लिखूंगा एक बार आप लोगों से एक और कंसेप्चुअल डिस्कशन करूंगा उसके बाद। सर क्या है, ध्यान से सुनिएगा और मेरे को एक बात का जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है? जी सर, ये एक वेक्टर ए बी है, ये एक वेक्टर ए बी है, ठीक है? और ये एक वेक्टर में बी ए लिखा, ठीक है ना? मेरे को एक बात बताइए, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है क्या? क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, दिस इज इक्वल्स टू दिस? खाली यस या नो लिखिएगा, सबको यस या नो लिखिएगा, बताइए फटाफट।
क्या लगता है आप लोग को? 3 जन का रिस्पॉन्स है। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? फटाफट। ओके हाँ, अब सबका फटाफट आ रहा है रिस्पॉन्ड। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग कि सर नहीं लिख सकते आप। सर सीधी बात, नो बकवास, कि सर आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आप लोग बोलोगे कि यार सर सिंपल सी बात है, ऐसा अपने लोग इसलिए नहीं लिख सकता, ये रॉन्ग है। आप लोग बोल रहे हो कि सर ऐसा अपने लोग इसलिए नहीं लिख सकता, ऐसा आप लोग कह रहे हो क्योंकि सर सीधी बात, नो बकवास, जब आप ये लिखते हो तो इसका मतलब है ए से बी की तरफ जा रहा है, और जब आप ये लिखते हो तो इसका मतलब है बी से ए की तरफ जा रहा है। अरे सर डायरेक्शन ही उल्टा है, तो सर नेचुरली आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा आप लोग कह रहे हो। मैं बोला करेक्ट, करेक्ट। अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, अब आप लोग इसका जवाब दीजिए मेरे को। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या अब मैं ठीक हूं? क्या अब मैं करेक्ट हूं? हाँ या ना बोलिए अब आप लोग। बताइए आप लोग, ये लिख सकता हूं क्या मैं? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, और मजे की बात यह है कि सबका रिस्पांस एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, यस ये करेक्ट है। तो मैं दोस्तों इसी कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिएगा कि हाँ ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पे नेगेटिव लिखते हो ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर बी ए के उल्टे डायरेक्शन में, इसका ये क्या है, माइनस मतलब अपोजिट ऑफ। माइनस को आप ऐसे पढ़ो, आपको समझना है ना, कंफ्यूजन हटाना है ना, तो रियल में अपोजिट ऑफ ऐसे पढ़ो आप। तो रियल लाइफ में आप अगर ये सोचो, अगर आप ये रियल लाइफ में सोचो, कोई आपको ये देता है तो आप इसको कैसे पढ़ रहे हो? आप इसको ऐसे पढ़ोगे, आप इसको ऐसे पढ़ोगे, अपोजिट ऑफ बी ए डैश। तो अगर अपोजिट ऑफ बी ए डैश जाना है, मतलब बी से ए की तरफ नहीं जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, तो ये लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। जी हाँ सर लिख सकते हैं। ओ, तो मतलब माइनस एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंडिकेट करता है। जी हाँ बिल्कुल सर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफर्म करिए। अच्छा, तो इसका मतलब अपने लोग एक नया चीज सीखे, उस चीज को समराइज कर लें, और वो चीज क्या है कि वेक्टर ए बी डैश कैन बी रिटन एज माइनस वेक्टर बी ए विद दिस एरो। सर अब क्लियर है क्या सबको? सब अग्री करेंगे क्या अब? यस सर क्लियर है, ग्रेट। जी हाँ बिल्कुल क्लियर है, वेरी वेरी गुड। अब दोस्तों इसी लॉजिक को, इसी फंडे को मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने लोग अब यहां लगाएंगे। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, ये जो फंडा मैंने आपको सिखाया, अब अपने लोग यहां लगाएंगे। करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल सर। तो सर आप बताएं अब आप इसके आगे। तो मैं अब आप लोग को ये कह रहा हूं कि ये जो AC डैश आया आपका डिस्प्लेसमेंट, AC डैश को मैं माइनस CA विथ एरो लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। प्लस ये डिस्प्लेसमेंट जो लिखा हुआ इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं लिख दूंगा ये बात कि ये डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है, बट अभी सुनिएगा। तो ये AB डैश प्लस BC डैश इज इक्वल्स टू, मैं इसको CA लिख देता हूं विथ एन एरो, मतलब वेक्टर CA। हाँ सर लिख सकते हो यार। एक माइनस देना जरूरी है, क्योंकि AC को आप CA किए हो तो आपको माइनस देना होगा। अगर आप सिर्फ CA लिख दिए तो सर रॉन्ग है। कोई अगर सिर्फ CA लिख दिया तो वो रॉन्ग है, क्योंकि AC एंड CA आर नॉट द सेम इन केस ऑफ वेक्टर्स। अरे सर डायरेक्शन का गोलमाल है। सर बात तो सही है सर, सर बात तो सही है सर। आप तो ये देखो माइनस लगा दिया हमने। अब जैसे ही दोस्तों मैंने माइनस लगाया, अपने नेक्स्ट स्टेप में ये तो लिख ही सकते हैं ना, प्लस BC एरो, और ये जो माइनस CA उधर है वो इधर आके प्लस CA एरो हो गया, इज इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। दिस इज ट्रायंगल लॉ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ट्रायंगल लॉ माय डियर फ्रेंड्स। एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है सर, ट्रायंगल लॉ तो सर समझ गए, इसको यूज कहां करना है? मैं बोला रुक जाओ, वो बात आपको हौले हौले बताएंगे ना। ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया क्या सबको? अब कंफर्म करिए प्लीज।
और इसमें मेरे को सबसे कंफर्मेशन चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ मैसिव ऑडियंस, तो सबका क्या है कंसेप्ट, क्या डाउट है, मेरे को सब सुनना है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, है ना। मैं हर स्टेज पर आप लोगों से कंफर्मेशन ले रहा हूं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स। ओके सर, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं दोस्तों। अच्छा हाँ, यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करना अपने भूल गए हैं, तो अपने लोग लिख लेते हैं। ऑल दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट? ऑल दिस इज इंडिकेटिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, मेरे को वो गाना याद आ गया, डेस्पासितो। अब मेरे गाने पे मत जाना, बस ऐसे ही लिखते लिखते बोल रहे हैं, मेरा भी टाइम कट जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल सर, करेक्ट है। तो आगे बात करिए सर, आगे बात करिए। अब दोस्तों बात को आगे करते हैं, सुनिएगा। जैसे ट्रायंगल लॉ है ना वेक्टर्स की दुनिया में, वैसे दोस्तों एक और लॉ है। एंड व्हाट इज दैट लॉ कॉल्ड? दैट लॉ माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। तो सर क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ, ये बताइए सर आप। मैं बोला सुनिए, इन लॉ को मैं समझा भी रहा हूं आपको कंसेप्चुअली, जिससे आप लोगों को ये नहीं लगे कि यार सर तो लॉ बता के छोड़ दिए, अंदर का लॉजिक क्या है सर बताए नहीं। दैट विल नॉट हैपन, ट्रस्ट मी। पैरेललोग्राम लॉ सुनिएगा, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है आप सुनिएगा। मैं आपको कह रहा हूं पैरेललोग्राम क्या बोलता है आपको, ये मैं बता रहा हूं आपको। बताइए सर, आप बताइए हम लोगों को। देखिए पैरेललोग्राम लॉ का सिंपल कहना है, पहले एक मैं पैरेललोग्राम बना दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो बेहतर है। ये देखिए, करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट सर आप। अब यहां पर कुछ लिखते हैं, जैसे ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग ये समझ लो कि अपने ए टू बी जा रहे हैं, एक बार के लिए ये समझ लो, और फिर बी टू सी जा रहे हैं, करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। पैरेललोग्राम ये बोलता है, अच्छा इसको ना अपने लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए के थ्रू। पता है आप लोगों को कर सकते हैं? अरे आप लोगों को मैं बताया तो कि ये ए बी वेक्टर को आप ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं, आपने ये बात बताई हमें, तो बस मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा वैसे ही मैं बी सी वेक्टर को मैं बी ऐसे लिख सकता हूं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग एक चीज समझिए, आप लोग को इतना बात तो ट्रायंगल लॉ से क्लियर हो चुका है क्या, कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो आप लोग एक चीज नोटिस किए सर, क्या चीज? आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर दो साइड वेक्टर्स, जैसे ए बी एक साइड वेक्टर है, बी सी एक साइड वेक्टर है, अगर दोनों साइड वेक्टर को ऐड कर दे तो डायगोनल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। हाँ सर ये बात तो सोचा ही नहीं हम लोगों ने। मैं बोला यस, यही तो थॉट प्रोसेस डालना है आप लोग के अंदर। ये था लॉ, ये था लॉ नंबर 1 कि डायगोनल निकालना है, तो ए बी डैश प्लस बी सी डैश को अपने लिख सकते हैं ए सी डैश। देयरफॉर वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए सी डैश। एंड व्हाट इज ए सी डैश? इट इज अ डायगोनल। तो एक डायगोनल आ गया, इज द सम ऑफ अदर टू साइड्स आई मीन। लेकिन अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। सर क्या क्वेश्चन है आपका हमसे? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये कैसे निकालेंगे? क्या इस डायगोनल को भी निकाल सकते हैं? मैं इधर पे नाम इसका डी लिख देता हूं, ठीक है ना। क्या इसको भी निकाल सकते हैं आप? क्या डीबी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, क्या आप इसको भी निकाल सकते हैं डीबी को? मेरा सवाल आप लोग से असल में ये है, बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? सर एब्सोल्युटली यस। अब आप लोग में से मैक्सिमम लोग बोलोगे सर लेकिन निकालेंगे कैसे? आपने ये जो एसी बताया, जो अपने लोग जान चुके हैं, उसको मैं ब्लू से लिख देता हूं। ये देखो, ये अपने लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा तर्क वितर्क करके कोई फायदा है नहीं, करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल सर। सर सवाल ये है, सर सवाल क्या है दोस्तों? सवाल आपका ये है कि मेरा क्वेश्चन क्या है, ये जो रेड से मैं बना रहा हूं, क्या ये आप लोग निकाल सकते हैं? आप लोग में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं। मैं पूछा कैसे? बोला देखिए सर, आप जब आपको ए से सी जाना था तो आप ए से बी गए और बी से सी गए, और यहां पे जो फीलिंग आ रहा है हम लोग को वो ये आ रहा है कि अगर आपको डी से बी जाना है तो आप डी से सी जाओगे और फिर सी से बी जाओगे। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। अगर ये सोच रहे हो तो यानी कि डीसी प्लस सी बी इक्वल्स टू डीबी, हाँ या ना? हाँ सर, डीसी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू डीबी।
यहां पर BD लिखना मत भूल से भी, आप एरो पे ध्यान दो, मैं एरो नीचे की तरफ डाला हूं, समझ रहे हैं आप सर? बिल्कुल समझ रहे हैं आप। जो भी है DC प्लस CB इक्वल टू DB, ये बात आप अग्री करते हो। लेकिन अब आप लोग में से मैक्सिमम लोग बोलेगा यार सर एक चीज समझ नहीं आया। मैं बोला क्या नहीं समझ में आया? सर हमें ये नहीं समझ में आया कि आपका DC कैसे निकलेगा। मैं बोला यार पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो A से B अगर A वेक्टर है तो D से C भी तो A ही वेक्टर होगा, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम डायरेक्शन। A से B अगर A वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो D से C भी तो वही मेजर करेगा। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप यार, सर ये बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो आप, ये रहा लिख लिया सर आप। लेकिन अब एक लेकिन है, CB वेक्टर, जब आपको CB वेक्टर बोला ना तो आप B लिखोगे गड़बड़ा जाओगे। सर क्यों गड़बड़ा जाओगे? क्योंकि आप लोग एरो देखो, अगर आप लोग एरो को ध्यान से देखो तो B वेक्टर जो ये यहां पर लिखा हुआ है वो B से C को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है कि B से C है B डैश, तो C से B को लिखने का कोई तरीका है क्या जो आप लोग मेरे को बता सकते हो? अगर है तो बताओ चैट में आप लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आने लग गया कि सर अगर आपको C से B जाना है, B से C जब आप गए तो B पॉजिटिव में लिखे तो अब आपको -B लिखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली यस, करेक्ट है जी हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आया सर? क्या चीज? कि अगर डायगोनल निकालना है किसी पैरेललोग्राम का, दो डायगोनल निकालना है तो एक डायगोनल निकलेगा सम ऑफ द साइड्स करके और एक डायगोनल निकलेगा डिफरेंस ऑफ द साइड्स करके। यही बात आप लोग सोचो, अगर मैं यही दोनों बात आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया होता तो आप लोग बोलते एटा की होच्छे, व्हाट आर यू डूइंग, चल क्या रहा है, यही बोलते आप लोग। तो अब आप लोगों को सर समझ में आ गया, और ये दोनों कंक्लूजन को मैं आप लोगों को लिखकर बता दे रहा हूं। पहला कि साइड वेक्टर्स का सम विल गिव यू वन ऑफ दोस डायगोनल्स, यानी कि जैसे यहां पर AC दे रहा था। पहली बात पैरेललोग्राम लॉ, दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम लॉ इज, करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल सर। और बताइए आप सर दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सर दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं दूसरी, तो दूसरी बात यह है कि ये इज इक्वल्स टू DB डैश। अच्छा तो ये बात है, ये है पैरेललोग्राम लॉ। अल्टीमेटली पैरेललोग्राम लॉ यही बोलता है, सम ऑफ द साइड्स एंड डिफरेंस ऑफ द साइड्स गिव यू द डायगोनल्स, ये बात बोलता है पैरेललोग्राम लॉ। समझ रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल सर समझ रहे हैं। तो ये था दोस्तों कंसेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। एक चीज आप लोग फील करोगे पता है इस क्लास में एक सर्टेन स्टेज पे कि यार सर कंसेप्ट का बहुत डिस्कशन हो रहा है, सम्स का नहीं। हाँ सही लग रहा है, क्योंकि वेक्टर्स में क्या है ना, कंसेप्चुअली आप साउंड होने चाहिए, अदरवाइज सर वो फिर सम्स हो नहीं सकता है। जैसे आप लोग देखो ना, मैंने एक सम क्लास में करवाया, उसमें भी मेरे को आपको क्या बोलना पड़ा कि मैं बताऊंगा ये कैप वाला कि ये कैप क्या इंडिकेट कर रहा है। फिर भी मेरे को सम डेमोन्स्ट्रेट करना था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तो मैंने वो बात को हिडन रख के आपको पूरा सम करके बताया। समझ रहे हैं आप? तो हाँ कंसेप्ट डिस्कशन होगा पहला या सेकंड क्लास का थोड़ा सा बिगिनिंग में, फिर तो सम पे सम ही करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं उसमें, ठीक है? जी हाँ सर, आगे बात करो सर आप। मैं बोला ऑल राइट देन। ये था सर इसका डिस्कशन। अब है सर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। किसके बारे में बात करोगे सर आप? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे सर हम लोग, ठीक है ना? सर बताइए क्या है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो दोस्तों सबसे पहले जीरो वेक्टर। दोस्तों जीरो वेक्टर वो वाला वेक्टर है, अभी अपने सारे टाइप्स नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले और अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों जो जीरो वेक्टर है ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। अच्छा, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो यूनिट्स, मैग्नीट्यूड जीरो यूनिट्स। समझ आया सर? इसको लिखते कैसे हैं सर आप? देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम रहता है, इस वजह से आप इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हो, इस वजह से आप इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो जीरो और ऊपर में ये
ठीक है, एक खास बात मैं आपको बताता हूं जीरो वेक्टर की, हालांकि ये नॉलेज के लिए जरूरी है, एज सच कोई सम इससे नहीं आएगा, बट स्टिल आप लोगों को एक रियलाइजेशन कंसेप्चुअल साउंडनेस के लिए पता होना चाहिए कि एक जीरो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सर नहीं समझ में आया, आज जीरो वेक्टर का मतलब समझ रहे हो आप? मान लो मैंने पूरे स्पेस में एक पॉइंट मार्क कर दिया ये, अब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो यही है, तो इट इज अ जीरो वेक्टर। बट आप लोग ये सोच के देखो ना, ये यहां से यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ गया, ऐसा आता नहीं है बट कंसेप्चुअल साउंडनेस के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का वाइवास भी होते हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोई बोले या कोई आपसे पूछ ले कि why is it said that zero vector can travel in all the directions, तो आपका आंसर ये होना चाहिए बिकॉज द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स आर द सेम, सो इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। समझ गए आप? जी हाँ सर, बस जीरो वेक्टर यही है क्या सर? जी हाँ बिल्कुल यही बात है। ऑल राइट सर। सर अब हम लोग बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर्स के बारे में कि को इनिशियल वेक्टर्स क्या है। दोस्तों को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जो हो सकता है अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करे, बट जो स्टार्ट करते हैं सेमी डायरेक्शन से, जो स्टार्ट करते हैं सेमी डायरेक्शन से। वेक्टर्स हैविंग सेम, वेक्टर्स जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो। समझ रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं सर आप। वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। इसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर कोई देखना चाहे तो वो कुछ इस प्रकार का है, जैसे मान लीजिए ये P से T की तरफ जा रहा है, फिर P से Q की तरफ जा रहा है या R की तरफ जा रहा है। ऑल दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स बिकॉज दे हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना फटाफट बोलना पड़ेगा, फटाफट दोस्तों सबको बोलना पड़ेगा, मैं वेट कर रहा हूं सबका। जी सर, जी सर, यस सर, गुड। चलिए ठीक है सर, इतना बात तो क्लियर है आपका, आप आगे बात करो सर जी। मैं बोला ओके। दोस्तों तीसरी कंसेप्ट है जो हमें बात करता है या जो हमें बताता है अबाउट इक्वल वेक्टर्स। क्या है सर ये इक्वल वेक्टर्स? दोस्तों इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है वो वेक्टर्स, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम हो और जिनका डायरेक्शन भी सेम हो। समझ रहे आप? वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। फिर से बताइए सर इक्वल वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। लिख देता हूं ये बात और फिर एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो दोनों सेम होना चाहिए, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना? आप लोग समझिएगा बात को, है ना? मैं लिख रहा हूं वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड इसका 4 है। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए अपने लोग को मॉड में डालना पड़ता है, आप लोग को पता है। ये मत पूछिएगा ये एटा किया छे, व्हाट इज दिस, ये आप लोग को पता है। ये मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है ना? आप लोग देखिए ये है और एक ये है, ठीक है? तो मेरे को आप लोग खाली एक बात यस या नो में बताइए कि क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? अगर हाँ तो ठीक है, फिर तो पता ही है, और अगर ना तो क्यों नहीं। हाँ तो फिर यस लिख दीजिए और ना तो फिर रीजन दीजिए कि क्यों नहीं। बताइए फटाफट, जवाब सबका चाहिए। गलत।
नहीं, रॉन्ग हो गया, बाकी सबका करेक्ट है। सुनिएगा हर्ष, आप सुनिए, देखिए हर्ष, आपको यह समझना पड़ेगा कि हाँ वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। मैं मैग्नीट्यूड के लिए तो झगड़ा कर ही नहीं रहा आपसे, हाँ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट माय डियर फ्रेंड हर्ष, दोनों का डायरेक्शन अलग है ना। पहला वाला वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहा है, दूसरा वाला वेक्टर बी से ए की तरफ जा रहा है, तो सर फर्क है ना। एक ए से बी जा रहा है और एक बी से ए की तरफ जा रहा है, तो सर फर्क है ना। ठीक है ना सर, बात तो सही है सर, बात तो सही है सर, आप सर बात तो सही है आपका। दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अच्छा सर समझ आ गया, सर समझ आ गया। ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, यहां पर ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं दे आर नॉट इक्वल। लेकिन अब आप लोग देखिए, मैं अगर बोला ये, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, ये वेक्टर कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, और मैं एक दूसरा वेक्टर देता हूं सी डी जो कि है 4, क्या ये इक्वल वेक्टर है? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, ये इक्वल वेक्टर्स है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका पाथ भी ये है, इसका पाथ भी ये है, इस वजह से क्या इनको इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं? हाँ, बिकॉज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं आप लोग को एक और बात पूछता हूं, मैं आप लोग से एक और बात पूछता हूं, सुनिएगा सुनिएगा। देखिए मान लीजिए मैं ऐसा एक वेक्टर बनाता हूं, ये बनाया मैंने एक वेक्टर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पर a, और इस तरह का मैंने साइन देकर इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को बता दिया 4। ठीक है, ओके। अब दोस्तों वैसे ही मैं एक दूसरा वेक्टर बनाता हूं, जो कि मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, दो वेक्टर मैं बना रहा हूं, मैं इस तरह से स्टार्ट कर रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड है 4। क्या मेरे को एक बात बताइए, और सबका आंसर आएगा तो मैं आगे बताऊंगा सर करेक्ट आंसर, कि क्या ये दोनों वेक्टर्स, यानी कि क्या ये जो वेक्टर ए है और क्या ये जो वेक्टर बी है, दोनों इक्वल है या नहीं है? यस या नो बोलना पड़ेगा, फटाफट बताइए, क्या ये लोग इक्वल वेक्टर्स है या नहीं है? वेक्टर ए और बी इक्वल है कि नहीं है, ये बात बताइए आप लोग मेरे को फटाफट। फटाफट सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर्स है क्या? गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ सर, ये लोग इक्वल वेक्टर्स है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इक्वल है सर। हाँ, तो इसका मतलब अपने एक और नॉलेज पाए, और वो नॉलेज क्या पाए अपने दोस्तों? जो नॉलेज अपने पाए हैं वो ये है कि एक वेक्टर इक्वल है या नहीं है, उसके लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। उसके लिए आप स्टार्ट कहीं से भी हो, स्टार्ट कहीं से भी हो, what is important my dear friends is that their magnitude, that is the numerical value, and the direction should be the same। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस इमटेरियल, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, नो मैटर द स्टार्टिंग पॉइंट, नो मैटर द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना जी, हाँ बिल्कुल। तो यानी कि हाँ, अपने बोल सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स। करेक्ट है, करेक्ट है सर। ऑल राइट देन सर। सर आगे बात करिए प्लीज आप, मैं बोला ओके आगे बात करते हैं। दोस्तों अब ये वाला जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ज्यादा आता है, तो प्लीज सुनिएगा बहुत केयरफुली। हाँ, कोलिनियर वेक्टर्स। क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। एक बात और बता दूं, क्या कोलिनियर हो, सुन लीजिएगा प्लीज केयरफुली, क्या तो कोलिनियरिटी के लिए आया तो भी, या फिर अगर पैरेलल के लिए आया तो भी, दोनों के लिए सेम चीज है। मतलब क्या है ना, आप लोग देखोगे कि कोलिनियर और पैरेलल आप लोग को अलग अलग दिया हुआ है, कुछ नहीं है, एक में ही करिए खत्म होगा। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स क्या है? ये कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा ये कौन सा नंबर है, मैं ये भूल गया, 3 नंबर था ये, तो ये नहीं कि ये 4 नंबर है। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली कि क्या है ये कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। देखो कोई भी दो वेक्टर ले लो अपने लोग, मैं लिख देता हूं 2 वेक्टर्स
ए एंड बी आर कोलिनियर या पैरेलल स्लैश पैरेलल इफ, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक वेक्टर को इसके फॉर्म में। सर ये क्या है? ये लैम्डा है, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी एनी कांस्टेंट, फ्रैक्शनल, इंटीग्रल, डज नॉट मैटर, इट्स अ कांस्टेंट। अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं दो वेक्टर्स को, तो जी सर आप ये कह सकते हो बिना किसी परवाह के कि हाँ ये लोग कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स है। अच्छा मैं बता दूं, कोलिनियरिटी का अगर किसी को नहीं पता है तो कोलिनियरिटी का मतलब है कि दे लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब जो लाइन है उसी का एक हिस्सा है, और पैरेलल का मतलब है दे विल नेवर मीट ईच अदर। तो दोनों का बल्कि कंडीशन सेम ही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर आप ये कहना क्या चाहते हो। आप लोग ये पूछोगे मेरे से, मैं बोला देखो सुनो, आप लोगों को समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। एक वेक्टर है ये, ठीक है, ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड अपने लोग को दिया हुआ है 4, करेक्ट, जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, बराबर। सर मैं आप लोगों को बोलता हूं एक दूसरा वेक्टर है, सी, जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो तो आप लोगों को यहाँ पे साइन से भी समझ में आ रहा है। जी हाँ सर, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और जिसका वैल्यू है लेट्स से 8। तो अब सीधी बात, नो बकवास, आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वेक्टर ए और सी कोलिनियर या पैरेलल है क्या? कोई आपसे पूछे कि बता भाई कि ये लोग आपस में कोलिनियर या पैरेलल है क्या? मेरा जवाब है एब्सोल्युटली यस। सर क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोग देखो, मैं अगर चाहूं तो मैं वेक्टर ए को कैसे लिख सकता हूं? दोस्तों ये जो 8 है, वेक्टर ए तो खैर 4 ही है, छोड़ दो इसको। जो वेक्टर सी है इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू वेक्टर ए। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो यानी कि इसको अपने लोग कहीं ना कहीं उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जिस फॉर्म में हमको चाहिए। यानी कि ये 4 क्या था? ये वेक्टर ए ही तो था। सर बात तो सही है सर, तो इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा का रोल सर 2 प्ले कर रहा है। जी हाँ, और वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो आप एक्सप्रेस कर ही दिए उसको। सर बिल्कुल कर दिए सर। तो इसका मतलब अपने क्या बोल सकते हैं? यस दे आर कोलिनियर एंड पैरेलल, क्योंकि आप देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जिस फॉर्मेट में अपने को चाहिए था उस फॉर्मेट में अपने को मिल रहा है। यस दे आर कोलिनियर एंड पैरेलल। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग में से एक जन पूछ रहा है कि कोलिनियर और पैरेलल सेम होता है क्या? मैं बोल रहा हूं कि रियल लाइफ में कोलिनियर और पैरेलल का मीनिंग अलग अलग है, बट वेक्टर्स की दुनिया में उनको प्रूफ करने का कंडीशन सेम है। क्यों? वो देखिए कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर आप कब बोलेंगे? अगर आप ये प्रूफ कर सके कि ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो हाँ ये कोलिनियर है। तो मैंने भी तो वही किया ना। अब अगर ये वाला पार्ट को उठाएं और ये वाला पार्ट को उठाएं तो ये लोग कोलिनियर और क्या ये लोग पैरेलल है ना? हाँ सर है। अब पैरेलल का क्या मतलब होता है कि एक दूसरा लाइन इसके सामने रख दिए लाके, दोनों लाइन आपस में ए और बी कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। दोनों का जो कंडीशन है वो सेम है, कि एक वेक्टर को दूसरे के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या? अगर जवाब है हाँ, तो यू कैन टेल देम दैट दे आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। एक और एग्जांपल लीजिए सर, तो और बेहतर समझ में आएगा। मैं बोला ओके एग्जांपल सुनिएगा। हाँ सर बोलिए, सुन रहा है। मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ये वेक्टर ए जो है आपका, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। ये वेक्टर बी आपका, इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों कितना है? दोस्तों इसका जो मैग्नीट्यूड है आपका वो है लेट्स से 2 यूनिट्स, करेक्ट। मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं कि ये जो बी है 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इस बी को आप लिख सकते हो ना 1/2 इंटू वेक्टर ए। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। इस फॉर्म में आप लिख पा रहे हो। देखो मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं, हाँ लिख पा रहा हूं। तो यानी कि जो दो वेक्टर्स को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको और इसको, ये दोनों वेक्टर्स क्या है आपस में? जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, पैरेलल या कोलिनियर, व्हाटएवर दे आर आस्किंग अस टू प्रूव। ओ अच्छा, सो इफ यू डोंट नो नाउ यू नो।
बताइए क्लियर है नहीं क्लियर है? बताइए, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए सर। जी सर, क्लियर है। ऑल राइट देन सर, आगे बढ़िए प्लीज सर। मैं बोला ऑल राइट देन, बढ़ते हैं सर। आप सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। हाँ, ये था कौन सा नंबर? नंबर 4 था ना? हाँ 4। अच्छा, अब दोस्तों अपने लोग बात करेंगे, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। हाँ ओके दोस्तों, नंबर 5 जो है, दोस्तों नंबर 5 जो है हमारा, वो है यूनिट वेक्टर। और वो आपको टोपी का पता चलेगा। टोपी बोले तो क्या, ये ना जो अपने साइन लगाए थे ना वहां पे, जो आप लोग को नहीं समझ में आया था, अब उसका मीनिंग समझ आ जाएगा आपको। वो है यूनिट वेक्टर। दोस्तों जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या 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 क्या, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओ, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अच्छा, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए डैश है, मतलब ए डैश मतलब ए गोइंग इन दिस डायरेक्शन है ना? ये जो इस डायरेक्शन में जाने वाला वैल्यू है, लेट इट हैव मैग्नीट्यूड 1, मतलब ये जो वेक्टर मैंने दिया है इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट, देन इट कैन बी डिनोटेड एज, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ओ, ए कैप, जो मैंने शुरुआत की थी क्लास की, ये देखिए शुरुआत में मैंने लिखा था ये बात, तब परेशानी हो रही थी सर, अब शायद नहीं होगी। ये देखिए यहां पर ये जो कैप है, आई कैप, आई कैप का मतलब है कि मूविंग बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट, मूविंग बाय 1 यूनिट। सिमिलरली ये यहां पर सी कैप मतलब मूविंग बाय 1 यूनिट। ओ, इज दैट इट सर? यस 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 यस। उस समय मैंने आपको बोला भी था कि 1, फिर मैं सोचा कि मैंने यूनिट वेक्टर नहीं बताया, तो मैं अब बता रहा हूं आपको कि इसको दोस्तों बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ ना फटाफट बता दीजिए सर, सबको ही हाँ ना फटाफट सबको ही बता दीजिए सर आप। फिर एक बात और बताएंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। एक यूनिट वेक्टर को या एक वेक्टर को मैं आपको बता दूं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सुनिएगा, वन वेक्टर ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेक्टर एंड इट्स यूनिट। ये समझ आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया मैं उसके लिए समझा रहा हूं। आज अगर एक 4 सेंटीमीटर का लाइन है, क्योंकि जब मैं ये लिखूंगा ना, मैं इसको ना ब्लॉक मतलब इसमें लिखता हूं, बोल्ड में लिखता हूं, फिर मैं समझाता हूं, है ना? क्योंकि यहां पर मैं सच बताऊं तो मैं भी आपकी जगह होता तो मेरे को भी कंफ्यूजन होता अगर मेरे टीचर ये बताते, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से ये समझाता हूं। पहले लिख देता हूं जिससे रूल आप लोग सीख लो, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल लेते रहना मेरे से। ये ऐसे लिख सकते हैं, इनटू है बीच में। हाँ सर, ये कैसे लिखा आपने? ये क्या लॉजिक से लिखा सर आपने? मैं बोला समझिएगा, एक लाइन का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है? ये एक लाइन है जो कि 4 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक है? जी हाँ सर, कोई बात नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है। सर एक सिंपल सी बात आप मेरे से समझने की कोशिश करिए, क्या इस 4 सेंटीमीटर के लाइन को मैं 4 1 सेंटीमीटर की लाइंस में नहीं ब्रेक कर सकता? सर कर सकते हो, अभी भी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, अभी भी तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, अभी भी तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, अभी भी तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा। जी सर कर सकते हैं, तो यानी कि इसको 4 यूनिट्स में मैंने ब्रेक किया। जी हाँ सर, तो इसी वेक्टर को जो 4 यूनिट्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता, कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 4 into 1 because each one of them is broken into 1 unit? यस सर लिख सकते हैं, यही बात तो मैं यहां पर भी लिखकर बताया आपको। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्ट्स इट हैज, द मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली।
सर इसका फायदा क्या हुआ? मैं बोला फायदे पे मत जाओ, लिख सकते हैं ना, बस वही तो रियलाइज करना है, वही तो रियलाइज करना है। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलना पड़ेगा दोस्तों, कम ऑन, सबको हाँ ना बोलना पड़ेगा। ऑल राइट देन, सर सब बोल रहे हैं यस सर क्लियर है, वेरी गुड गुड। तो दोस्तों ये था एक इंट्रोडक्शन बोल लीजिए आप लोग, एक मुलाकात बोल लीजिए आप लोग टू दिस चैप्टर, टू दिस वर्ल्ड ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डीप जाएंगे और ऑब्वियसली सम सॉल्विंग पे हिट करेंगे स्ट्रेट अवे, राइट। तो दोस्तों अभी का क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।